एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। सुनियान इस टाइम पर योशिंग नाम की एक सिटी के अंदर है, जहाँ के एक होटल के अंदर कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें सुनियान बैठे बैठे सुनता है। जिसके साथ ही उसे पूरी दुनिया जान के अंदर जो कुछ चल रहा है उस सब बारे में पता चल जाता है। इस जानकारी के बाद में सुनियान डिसाइड करता है कि वो इस सिटी के गवर्नर से क्या मिलेगा और उससे कुछ मत मांगेगा। लेकिन यहाँ पर उसके लिए एक दिक्कत है, वो किसी के भी सामने अपनी असली पहचान नहीं रहना चाहता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि रात के टाइम में चुपके से उससे मिलने जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली गवर्नर के घर पर रात का सीन देखते हैं। सुनियान इस टाइम पर इस घर की छत पर है। जब सुनियान जैसे ही इस घर की छत पे पहुंचता है तब नीचे की साइड में जो गार्ड्स होते हैं इन्हें कुछ आवाज आ जाती है। पहला गार्ड बोलता है कुछ आवाज आई, दूसरा बोलता है नहीं नहीं कोई आवाज नहीं है, तो आराम से बैठ जाओ। ये सोचकर ये दोनों आलसी गार्ड वापस अपनी जगह बैठ जाते हैं, कुछ भी चेक करने की कोशिश नहीं करते। इन्हें देखकर सुनियान सोचने लगता है ये किस तरह के गार्ड्स हैं। इनमें से एक को तो मेरे आने की आहट भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। इसी से पता पड़ता है इस सिटी की सिक्योरिटी सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है। अगर सच में इस गवर्नर के ऊपर कोई अचानक से अटैक करने के लिए आ जाए तो ये गार्ड्स तो ऐसे बैठे ही रह जाएंगे और मर्डरर गवर्नर का काम करके निकल जाएगा। जी सोचते सुनियान इस गवर्नर के घर के गेट के एकदम पास से पहुंचता है। यहाँ से अंदर की साइड कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। गवर्नर यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में इसकी बेटी गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ओयंग फैमिली के ओयंग लोंग के साथ में शादी नहीं करना चाहती। किसी भी तरीके से उसका फादर इस शादी को रोक दे। अपनी बेटे की सारी बातें सुनकर गवर्नर भी काफी परेशान हो रहा होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। ऐसे रोते हुए वो कहने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं सच में ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी उस ओयंग लोंग से ना करवाऊं, क्योंकि वो बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है। लेकिन मेरे पास में और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, मैं पूरी सिटी को खतरे में नहीं डाल सकता। लड़की कहती है वैसे को पता है ना कि सब कुछ करके आप मेरी लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि उस ओयंग लोंग के बारे में चारों तरफ कई सारी अफवाह फैली हुई है। सुनने में आया है वो कई सारी लड़कियों को हेवनली स्लैश सेक्ट के अंदर भेज देता है। वहाँ पर उन लड़कियों के साथ में क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता वो लड़की जिंदा है या मर चुकी है। मेरे पास में तो ये भी अफवाह ही है कि ओयंग लोंग ने अपनी खुद की बीवी तक को उस सेक्ट के अंदर भेज दिया है। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ। गवर्नर रोते हुए बोलता है मुझे ये सैक्रिफाइस करना ही होगा, तुम मेरी बेटी हो। अगर मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं भेजा, तुम्हारी शादी ओयंग लोंग के साथ में नहीं करवाई, तो वो लोग हमारी सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है उस अटैक के अंदर हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाए। तुम्हारे अलावा मेरे 2 बेटे और है जो काफी ताकतवर है, लेकिन अभी भी वो काफी छोटे हैं। वो आगे बढ़कर उनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गवर्नर ये कह रहा होता है तो एक बार की साइड से एक आवाज आती है गवर्नर आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा। आपके लिए इस मैटर को मैं रिसोल्व कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही ये गवर्नर तुरंत रोना बंद कर देता है और गुस्से में चिल्लाए कहता है कौन है वहाँ पर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातों को इस तरह सुनने की और घर के अंदर तक घुसाने की। तुम्हें पता है ना तुम्हारी गलती तुम्हें मरवाने के लिए काफी है। इसी टाइम पर सुनियान इस रूम में गेट खोलते हुए अंदर घुसने लगता है और फिर कहता है आपको मेरे ऊपर इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं आपको अपनी पहचान नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जिसके बाद में आपको मेरे पे भरोसा हो जाएगा। ये कहते सुनियान अपने पास से इस टोकन को बाहर निकालता है। ये वही टोकन है जो कि टियानसिन सेक्ट के गवर्नर ने कॉम्पिटिशन जीतने के बाद में उसे दिया था। इसे देखकर ये गवर्नर भी काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है मेरा नाम येन फू है और मैं योंगाई सिटी का एक गवर्नर हूँ। मैंने अभी आपके साथ में जिस तरह से बात की, आपके ऊपर जिस तरह गुस्सा हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ इतनी रात को आपके यहाँ पर आने का क्या कारण है? सुनियान कहता है एक ही कारण है, आपका और मेरा केवल एक दुश्मन है, हेवनली स्लैशिंग सेक्ट। उसको हराने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे हैं। आप खुद भी इस सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। ये सुनकर ये गवर्नर जिन्हों काफी डर जाता है। ये कहने लगता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा सब कुछ चाहता हूँ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनियान कहता है अब आप नाटक बंद कर दीजिए और मुझे बताइए इस सेक्ट के साथ में आपका किस तरह से रिलेशन चल रहा है? इस सेक्ट की आगे की प्लानिंग क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? जिन्हों कहता है नहीं इससे पहले तुम मुझे बताओ क्या तुम इस सेट को खत्म करने के लिए अकेले जाने वाले हो? क्या तुम अकेले ये सब कुछ कर पाओगे? ये सुनकर सुनियान इस बंदे को थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए अपना मास्क उतारते हुए एक कुर्सी पर बैठ जाता है और कहने लगता है क्या आपको लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस टास्क को खुद के बल पे खत्म कर सकूं? आपको यहाँ पर मुझे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो कि मदद कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं मैं रात के टाइम पर इस तरह से आपसे मिलने के लिए आ गया इस वजह से आप इतना डरे हुए हैं? जिन्हों कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तुम्हारे ऊपर अभी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम कौन हो। सुनियान कहता है मैं कह तो रहा हूँ मैं वो किसी भी तरीके से अपनी पहचान नहीं बता सकता हूँ, आप बस इतना जान लीजिए मैं वो हूँ जो कि आपकी बेटी को बचा सकता है। ये सुनकर येनवू अपनी बेटी से कहने लगता है रुयू जल्दी से तुम यहाँ से जाओ। ये सुनने के साथ ही ये लड़की रुयू यहाँ से चली जाती है। वैसे संस्कारी लड़की है, नाम भी बढ़िया है इसका। तभी येनवू आगे बोलता है क्या तुम सच में ऐसा कुछ कर सकते हो? तुम हमें उस सेक्ट से बचा सकते हो? सुनियान कहता है मैं आपकी मदद करने की बजाय आपको खुद को इस काबिल बना सकता हूँ कि आप खुद की मदद कर पाए। मुझे पता है आपकी बॉडी के ऊपर किसी पॉइजन का इफेक्ट हुआ है, जिस पॉइजन की वजह से आपकी पावर काफी तक कम हो चुकी है।
मेरे पास में उस पॉइजन का एक एंटीडोट है जिसकी मदद से आप वापस से पहले जैसे ताकतवर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपकी ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा जिससे आपकी पावर पहले से बढ़ जाएगी। फिर आप खुद ही इस काबिल हो जाओगे कि उस सेक्ट से फाइट कर सको। जेनवू कहता है कि सच में तुम ऐसा कर सकते हो, किसी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को बाहर निकाला जा सकता है। चलो मेरा तो ठीक है, क्या तुम मेरी बेटी की भी किसी से मदद कर सकते हो? मैं नहीं चाहता वो किसी भी वजह से ओयंग फैमिली के अंदर जाए। अगर तुम इन दोनों में से किसी भी तरीके से मेरी मदद कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ पूरी लाइफ के लिए तुम्हारा एक परमानेंट फॉलोवर बन जाऊंगा, तुम्हारी हर बात को मानूंगा। सुनियन कहता है तो फिर ठीक है, प्रोसेस शुरू करते हैं। अपने मेरिडियंस को एक पोजीशन में लेके आइए, उसके बाद में चैलेंजिंग पोजीशन शुरू कर दीजिए। हम अभी ही आपकी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को बाहर निकालेंगे। जेनवू कहता है कि सच में इतनी जल्दी ये काम अभी हो सकता है? सुनियन कहता है हाँ बिल्कुल। सुनियन के इतना कहने के साथ ही जेनवू वहीं पर कुछ कंडीशन करने के लिए बैठ जाता है। सुनियन के बताए हुए हर एक स्टेप को फॉलो करता है। यहाँ पर सुनियन ने ये कह तो दिया है कि किस तरीके से जेनवू की बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को बाहर निकालेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता। इसलिए वो तुरंत ही जिलियन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है। वो उसे कहता है योर हाइनेस प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने यार बोल तो दिया है लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। अभी वो किस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालना होगा और मेरी मदद करनी होगी। जिलियन कहती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम मेरी पावर्स का बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहे हो। जो काम तो खुद नहीं कर सकते उस काम को तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ। आज के बाद में अगर कभी भी तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें मदद के लिए नहीं आऊंगी, तुम खुद ही उससे निपटोगे। ये तो जिलियन अब सुनियन को कुछ स्टेप्स बताने लगती है। सुनियन खड़ा होता है, जेनवू के पास में आकर जिलियन के बताए हिसाब से उसके सर पे अपना हाथ घुमाने लगता है। स्टार्टिंग में तो इससे जेनवू कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ देर तक एकदम ऐसे चिल्लाने के बाद में वहाँ पे एकदम शांति से जाती है। जेनवू अपनी आँख खुलता है और फिर कहने लगता है कि सच में ये काम कर गया, मेरी बॉडी के अंदर से ये पॉइजन खत्म हो चुका है। सुनियन कहता है हाँ ये काम कर गया है, अब आपकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन नहीं है। ये सुनने के साथ ही जेनवू तुरंत ही सुनियन के सामने अपना सर झुका देता है और फिर उसे कहने लगता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस तरीके से मेरी मदद की। आज के बाद में अपनी पूरी लाइफ के लिए तुम मेरे मास्टर हो। सुनियन कहता है अभी मेरे पास में ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, मैं आपका थैंक यू को तब एक्सेप्ट करूंगा जब आप कल्टिवेशन करके अपना ब्रेक थ्रू करेंगे। मैं चाहता हूँ अब अपना पूरा फोकस बैटल टेक्निक्स के ऊपर लगाएं और जल्दी से जल्दी अपने कल्टिवेशन लेवल को वर्ल्ड स्टेज तक लेके जाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं ब्रेक थ्रू में भी आपकी मदद करूंगा, तो इसके लिए मेरे पास में एक तरीका है। ये कहते सुनियान दोबारा से जेनवू के पास में आकर उसके सिर पर हाथ टच करता है, जिसके साथ ही कुछ एनर्जी जेनवू की बॉडी में आ जाती है। सुनियन नहीं कहता है इस एनर्जी के साथ में अब हम ब्रेक थ्रू काफी आसानी से कर पाएंगे, कम से कम आपको थोड़ी मदद तो मिलेगी ही। सुनियान जितने कॉन्फिडेंस में ये सब कुछ कह रहा होता है, ये सुनकर जेनवू को भी चौंक जाता है। तो सोचने लगता है ये लड़का उम्र में कितना छोटा है, इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता इसके पास में कल्टिवेशन कितनी नॉलेज होगी। लेकिन अभी इसने जो कुछ मुझसे कहा है उसे देखकर मुझे इसकी ओर बहुत ज्यादा भरोसा हो रहा है। इसके पास में जिस तरह की नॉलेज है वो तो कई सेक्ट्स के सेंट के पास में भी नहीं होती। इसने केवल मेरे सर के ऊपर अपनी उंगली टच करा के कुछ इन्फॉर्मेशन को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। मैंने सुना है इस तरह की स्किल को केवल वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने अपने कल्टिवेशन लेवल को सेंट स्टेज तक पहुंचा दिया हो। ये सच में एक बहुत ही पुरानी और मिस्टीरियस स्किल है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अभी तक मैं भी इस बारे में नहीं जानता था। इस एल्डर के इतना कहने के साथ ही सुनियन तुरंत ही इसके रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर कुछ देर वेट करता है। कुछ ही मिनटों बाद में उस रूम के अंदर से एक आवाज आती है, फाइनली मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, मुझे कामयाबी मिल गई है। ये कहने के साथ ही जेनवू तुरंत ही उस रूम से बाहर निकलता है और फिर कहने लगता है मास्टर आपको शुक्रिया, आज से मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी ये पूरी लाइफ आपकी गुलाम है। आप मेरे साथ में जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं हर एक वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो कि आप मुझसे करने के लिए कहेंगे। सुनियन कहता है मैं फिलहाल के लिए तो तुमसे कोई काम कराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे नाम को हमेशा याद रखना, मेरा नाम है सुनियान। अब क्योंकि आप पहले की तरह कब जो ताकतवर हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं आप किसी से फाइट करना शुरू कर देंगे। आपका बिहेवियर बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। अगर कभी भी ऐसा कुछ भी होता है मेरे को सिर्फ पता चलता है कि आप अपनी पावर्स का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूँ वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि मैंने आपको दी थी उसकी मदद से आपको खत्म कर दूंगा। उस एनर्जी का यूज केवल ब्रेक थ्रू करने के लिए या फिर किसी को कोई चीज बताने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसकी मदद से और भी काफी सारी चीजें की जा सकती है। जेनवू कहता है मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं? सुनियन कहता है तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने भी जो कुछ भी कहा उसे पूरी तरह से इग्नोर करो और बस मुझे ये बात बताओ ये ओयंग फैमिली और हेवन सेलेस्ट सेक्ट के बीच में ये सब कुछ क्या चल रहा है? जेनवू कहता है तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मेंबर हो, उन्हें भी इस सब के बारे में उतना ही पता है जितना मैं जानता हूँ। कुछ टाइम पहले तक ओयंग फैमिली एकदम अकेले काम करती थी, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं रहा है। ओयंग फैमिली के पीछे हेवन स्लेशिंग सेक्ट है जो कि उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करता है। वैसे तो ओयंग फैमिली भी अपने आप में काफी ताकतवर है, इसका लीडर 9th स्टार का एक मास्टर है, लेकिन अब हेवनली स्लेश सेक्ट से जुड़ने के साथ ही इनके सपोर्ट में 2 एल्डर्स भी आ चुके हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड स्टेज पर है। इन दोनों एल्डर्स के ओयंग फैमिली के सपोर्ट में आ जाने के साथ ही कई सारे और भी डिसिपल्स हैं जो कि इस फैमिली के सपोर्ट में आ जाते हैं। इसी वजह से इस फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये लोग हर वो चीज कर सकते हैं जो कि इनकी हाई लीडर्स करना चाहते हैं, कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता।
इसी का रिफ्लेक्शन हमारे सिटी को भी दिखाई देता है। इस सब के अलावा मेरे पास में एक एक्स्ट्रा खबर भी आई है कि इनके पास में एक मिस्टीरियस पावर है जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट है। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये मिस्टीरियस पावर जब भी जरूरत होती है तब ओयंग फैमिली को अपनी तरफ से मदद भिजवा देती है। सुनियन कहता है अच्छा तो ये बात है, 2 एल्डर्स और एक मिस्टीरियस पावर, ये तीनों है ओयंग फैमिली की मेन पावर। यही कारण है क्वीन योशन ओयंग फैमिली से इतना ज्यादा डरता है। वैसे जैसा कि आपने कहा कि मिस्टीरियस पावर ओयंग फैमिली को और इसके अलावा इस सेट को भी सपोर्ट करती है, कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं ये मिस्टीरियस पावर ही इन दोनों को एक पपेट की तरह यूज कर रही हो? क्या आपको इनके बारे में कुछ और भी पता है? जेनवू कहता है इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे सब कुछ काफी कॉन्फिडेंशियल तरीके से चलता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी बाहर लीक नहीं हो पाती। लेकिन हमारे पास में कुछ छोटे मोटे रूमर्स आ जाते हैं। एक रूमर ये भी है कि उन्हें ब्लैक आयरन ओर मिल चुका है जो कि एक माउंटेन के ऊपर है और इस माउंटेन के ऊपर इन्हीं का कब्जा है। ये सुनकर सुनियन काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ब्लैक आयरन ओर ये तो काफी ज्यादा कीमती होता है। इन लोगों ने इतनी कीमती रिसोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे टियानसन सेट के गवर्नर के पास पहुंचानी होगी। अगर इनके पास में ब्लैक आयरन ओर है तब तो बाकी सिटीज को भी इससे खतरा हो सकता है। सुनियानी कह रहा होता है तो एक बाहरी साइड से गेट खुलता है और ये बंदा डरते हुए कहता है गवर्नर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। क्विंग लॉन्ग यहाँ आ गया है, वो यहाँ पर यंग मिस को लेने के लिए आया है। हमें अभी कुछ करना होगा वरना वो यंग मिस को अपने साथ में ले जाएगा। ये सुनकर येनवू बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है वो इतनी जल्दी आ गया, इस ओयंग लोग ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। तभी सुनियन कहता है ठीक है मुझे उसके पास में लेके जाओ, मैंने आपसे वादा किया था मैं की मदद करूंगा तो इस चीज में भी मैं की मदद करने वाला हूँ। यहाँ से हम इस घर के थोड़ा बाहर सीन दिखते हैं जहाँ पे ओयंग लॉन्ग अपने 2 साथियों के साथ में है। उसके सामने रुयू है। ये हंसते हुए रुयू से कहने लगता है येन रुयू तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, इस सिटी के अंदर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। वैसे मैं यहाँ पर तुमसे परमिशन लेने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे साथ में चलना ही है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी चॉइस नहीं पूछ रहा है। अगर तुम किसी भी कारण से मेरे साथ चलने से मना करती हो तो मैं यहाँ सबके सामने तुम्हारी जबरदस्ती करके तुम्हें अपने कंट्रोल में लेकर अपने साथ में लेके जाऊंगा। ये सुनकर रुयू और उसके साथ में जो दूसरी लड़की होती है ये दोनों रोना शुरू कर देते हैं। रुयू कहती है ओयंग लॉन्ग तुम बहुत घटिया हो। ओयंग लॉन्ग कहता है तो मुझे घटिया कह रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तो ये घटिया इंसान किस तरह का होता है। अब जल्दी से तुम दोनों आगे बढ़ो और इन दोनों लड़कियों को कहीं पे बांध दो, उसके बाद में हम शो शुरू करेंगे। मुझे यकीन है इस शो को देखकर इस सिटी के जितने भी लोग हैं वो सबके सब काफी खुश होंगे। ये सुनकर ओयंग लॉन्ग के साथ में जो दोनों नौकर होते हैं ये आगे बढ़ने लगते हैं। इसी टाइम पर रुयू के साथ जो लड़की होती है ये जल्दी से खड़ी होती है और कहने लगती है तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ, हमारे पास आने की हिम्मत मत करना, हमारे मास्टर बस कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पहुंचते होंगे। रुयू कहती है हाँ अगर मेरे फादर यहाँ पर आ गए और उन्होंने देख लिया कि तुमने मेरे साथ में इस तरह से बातें की और मेरे साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा देंगे, तुम लोग इस सिटी को छोड़कर निकल नहीं पाओगे। ओयंग कहता है तुम्हारा फादर जो इस सिटी का गवर्नर है वो तो एकदम बेकार है, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सामने आकर अपना चेहरा दिखा सके। इसी टाइम पर ओयंग लॉन्ग के ये दोनों नौकर रुयू के सामने जो लड़की होती है उसे गाल पर थप्पड़ मारकर उसे साइड में गिरा देते हैं। ओयंग लॉन्ग हंसते हुए बोलता है ये लड़की तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इस लड़की के साथ में तुम दोनों जो चाहो वो कर सकते हो। जी सुनकर अभी लड़की बहुत डर जाती है, आंख बंद कर जोर चिल्लाती है मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। इसी के साथ ही इन दोनों नौकरों के ऊपर एक साथ एक बहुत खतरनाक अटैक होता है। रुयू वापस से अपनी आंख खोलती है और देखती है इन दोनों नौकरों की गर्दन कट चुकी है और जिन पर गिर के मर चुके हैं। इसी टाइम पर पीछे की साइड से सुनियन की आवाज आती है जिसने अपने चक्कू से अटैक किया है। वो कहने लगता है तो तुम हो ओयंग लॉन्ग, तुमने ये हरकत करके पहले बता दिया है तुम कितने ज्यादा घटिया हो। मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, इसी वजह से काफी लंबे टाइम से तुमसे मिलना चाहता था, अब आखिरकार मौका मिल ही गया। इसी टाइम पर ओयंग लॉन्ग जैसे सुन का अटैक देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जोर चिल्लाता है एल्डर डुओ जल्दी से यहाँ पर आइए, मेरी मदद कीजिए। ये सुनने के साथ ही एक एल्डर इस जगह पहुंच जाता है। सुनियन कहता है येनवू आप आगे बढ़िए और इसको खत्म कीजिए। ये सुनते ही येनवू समझ गया बोलकर इस एल्डर की तरफ भागने लगता है। इन दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पर येनवू की ज्यादा पावर है। इसके साथ ही ये लुओ जोर से गिर जाता है और फिर जल्दी से खुद को संभाल कर कहने लगता है ये क्या हुआ येनवू, तुमने अपना कल्टीवेशन करके खुद को वॉलर्ड स्टेज तक पहुंचा दिया, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर ओयंग लॉन्ग का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहने लगता है ये एकदम नामुमकिन है, ओयंग फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया है इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर मुझे रोकने की या फिर मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे ग्रैंडफादर इस पूरी जगह को खत्म कर देंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब मारे जाएंगे, तुम सभी से हम बदला लेंगे। सुनियन कहता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम समझ रहे हो उस लड़ने का क्या मतलब था, तुम इस टाइम पर इतनी ऊंची पोस्ट पर हो, ओयंग फैमिली ने तुम अडॉप्ट किया है, इस सब का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से ओयंग फैमिली तुम्हें अडॉप्ट कर रही है। ओयंग लॉन्ग कहता है क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा क्या मतलब है। सुनियन कहता है मैं वो हूँ जिसने ओयंग फैमिली के दोनों यंग मास्टर्स को मारा था, इसी वजह से अब ओयंग फैमिली के अंदर कोई भी वारिस नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। अब तक तो तुम मुझे पहचान चुके होंगे, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही ओयंग लॉन्ग अब कांपने लगता है। वो कहता है तो तुम हो वो, तुम्हारा नाम सुनियान है। ये सुनकर अब ये एल्डर काफी डर जाता है। ये सोचने लगता है मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा।
और ओयंग फैमिली के अंदर ये सारी खबर पहचानी होगी। ये सोचकर ये एल्डर डो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सुरन कहता है उसे भागने मत दीजिए, उसे पकड़िए और खत्म करिए। ये सुनने के साथ ही जेनवू तेजी से इस बंदे के पास में आता है और उसके ऊपर एक जोर से अटैक करके इसे मार देता है। अब क्योंकि येनवू भी वॉलेट से पहुंच चुका है, इसलिए उसके लिए ये काम बहुत आसान है। इसे मारने के बाद में वो इसके सर को पकड़ता हुआ इसे घसीटता हुआ सुरन के पास में लेके आता है। रुयू भी यहाँ पर अपने फादर की पावर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। इसी टाइम पर ओयंग लॉन्ग अपनी पेंट के लिए कर देता है। वो कहने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों के सामने भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। इसी टाइम पर सुनैन इस बंदे ओयंग लॉन्ग के ऊपर भी अटैक कर देता है। उसका चक्कू इसके सर के पास में रुक जाता है। फिर सुनैन इससे कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सभी सवालों का सही से जवाब दो। अगर तुमने एक बार भी गलत जवाब दिया या फिर जवाब देने में जरा भी आनाकानी की तो ये नाइफ की स्किल मैंने अभी भी सीखना शुरू किया है। ऐसा हो सकता है ये नाइफ मेरे कंट्रोल से छूट जाए और तुम्हारे सर के आर पार हो जाए। पहला क्वेश्चन, क्या ओयंग फैमिली और हेवनली स्लेशिंग सेक्ट आपस में कनेक्टेड है? ओयंग लॉन्ग कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन दोनों के बीच में अब बहुत गहरा कनेक्शन है। इनफैक्ट अब तो ये दोनों एक ही है। हेवन स्लेशिंग सेक्ट का जो एल्डर है वो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है और इसके अलावा भी हमारी फैमिली कई तरीके से उन्हें सपोर्ट करती है। सुनियन कहता है और इसे कुछ करने का कारण क्या है? ओयंग फैमिली इस फैमिली का इतनी जोर सपोर्ट क्यों कर रही है? ओयंग लॉन्ग कहता है इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हेवनली स्लेशिंग सेक्ट के पास में ब्लैक आयरन ओर की एक बहुत बड़ी माइन है जिसके अंदर वो लगातार माइनिंग करके इन ओर्स को बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से उनके पास में एक बहुत बड़ा एरिया इन्हीं ओर से भर चुका है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अब उनके पास में आयरन ओर की कोई कमी नहीं है। सुनियन कहता है वैसे तुम्हें एक बात तो पता है ना, अगर ये सारी खबर बाहर फैल जाती है तो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे सेक्ट के ऊपर कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं कर रहा क्योंकि उन सभी को इस चीज के ऊपर शक है, किसी को भी पक्का यकीन नहीं हुआ है। ये यकीन होने के साथ ही तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा ये सेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तुम पूरे वर्ल्ड से फाइट नहीं कर पाओगे। ओयंग लॉन्ग कहता है इसके लिए भी मेरे गॉडफादर ने काफी कुछ सोच के रखा है। कुछ टाइम पहले ही उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग किसके साथ में हुई थी उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये माइन उन ओर्स के बारे में ही थी। वो उस माइन के अंदर गए थे। मुझे इस सब के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने सीक्रेटली उनका पीछा करते हुए उनकी मर्जी के खिलाफ इस बारे में पता किया है। उनकी मीटिंग के बीच में मुझे केवल एक बात सुनाई दी कि उन्होंने कहा था कि कोई सेंट सेमेस्ट्री भी है जो कि कुछ करने वाला है। ये सुनने के साथ ही सुनयान और जेनवू दोनों काफी चौंक जाते हैं। सुनयान सोचने लगता है सेंट सेमेस्ट्री भी इस सब के अंदर शामिल है, अब तो सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओयंग लॉन्ग कहता है मैंने तुम्हें जो कुछ भी जानना था वो सब कुछ बता दिया हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होता तो प्लीज मुझे जाने दो। सुनियन कहता है ठीक है जाओ। ये सुनने के साथ ही ओयंग लॉन्ग खुश हो जाता है, तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन सुनैन इस तरह का इंसान है ही नहीं कि अपने दुश्मनों को ऐसे ही भागने दे। ओयंग लॉन्ग जब से भाग रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ईगल है। उसके कुछ भी करने से पहले ही वो ईगल तुरंत उसे फिर मुंह से पकड़ती है और फिर खा जाती है। इतने बड़े ईगल को देखकर ये दोनों भी काफी डर जाते हैं। इस टाइम पर सुनैन अपने रिंग का यूज करके वापिस ईगल को अंदर ले लेता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है ओयंग लॉन्ग मैंने तुम्हें मारा नहीं है, केवल तुम्हें मेरे बीस्ट ने खा लिया है। इस तरीके से तुम्हारी एनर्जी मेरे बीस्ट के अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हें क्या लगा था मैं कोई बेवकूफ सा हीरो हूँ जो कि तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मेरी नजर में दुश्मन को देखते ही कुचल देना चाहिए, उसे दोबारा से अटैक करने का मौका देना एक बेवकूफी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक जंगल का सीन देखते हैं। इस जंगल के अंदर एक आदमी चलता हुआ जा रहा है। ये बंदा दिखने में काफी जाना पहचाना सा है। यहाँ पहाड़ों के अंदर इनके बीच में किले जैसा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है जिनके टावरों के ऊपर दो बंदे चढ़े हुए हैं। जब ये इस तीसरे बंदे को इस तरह देखते हैं तो इनमें से कहता है तुम वहीं पे रुक जाओ, अपनी पहचान बताओ। इसी टाइम पर हम देखते हैं ये बंदा ओयंग लॉन्ग है जिसे सुनयान ने मार दिया था। ये चिल्लाते हुए उनके ऊपर कहने लगता है तुम दोनों तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम यहाँ पर अपनी यंग मास्टर को भूल गए, जल्दी से मेरे ऑर्डर को मानो और इस गेट को खोलो वरना मैं तुम दोनों को मरवा दूंगा। ये सुनकर ये दोनों सिपाही काफी डर जाते हैं। इनमें से चिल्ला कहता है लीडर जल्दी से यहाँ पर आइए। इस आवाज के साथ में उस बड़े से गेट के अंदर से एक छोटी सी खिड़की खुलती है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर झाँकता है। ओयंग लॉन्ग को घूरने लगता है। ओयंग लॉन्ग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे? अपने यंग मास्टर को पहचानो, मैं वहां पर उस सिटी के अंदर गया था और अब वहां से वापस लौट आया हूँ। जल्दी से इसी सेकंड मेरे लिए गेट खोलो वरना तुम सभी को सजा मिलेगी। ये सुनने के साथ ही वहां पर जो लीडर होता है वो जल्दी से उस गेट को खोलता है और फिर कहने लगता है यंग मास्टर आप नाराज मत होइए क्योंकि हमें लगा था आप उस सिटी के अंदर गए और आपको लंबा टाइम लगेगा, इसी वजह से जब इतनी जल्दी लौटा है तो हमें लगा कि आप कोई और है, हमको पहचान नहीं पाए, इसलिए माफ कर दीजिए। वैसे उस सिटी के अंदर क्या हुआ? आप तो वहां पर एक लड़की को लेने के लिए गए थे और फिर अकेले क्यों आ गए? लॉन्ग कहता है इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं सिटी के अंदर गया तो था लेकिन उस लड़की ने खुद के ऊपर ही अपना चक्कू रखकर मुझसे ये कहा कि मैं उसे जबरदस्ती करूंगा तो वो खुद को मार लेगी। इसी वजह से मुझे जिंदा छोड़ना पड़ा। मैं बेकार में उस सिटी के अंदर रुकना नहीं चाहता था, यहाँ पर बहुत बोर हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया कुछ मजे करने के लिए। लीडर कहता है ये तो आपने काफी अच्छा डिसीजन लिया। यहाँ पर हमारे साथ में काफी सारी लड़कियां हैं जो कि अभी भी नई नई आई है, उन सभी में से आप किसी को भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं।
लोंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इसी के लिए तो आया हूँ। और जिंग लोंग के इतना कहने के साथ ही हमें पता चलता है ये असल में सू नैन है, जिसने यहाँ पर इसका रूप ले रखा है। ये यहाँ पर अच्छे से तहकीकात करने के लिए आया है, किस जगह पर चल गया रहा है। इस लेटर को देखने के बाद में सुनने सोचने लगता है, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ इसका आर्मर ब्लैक आयरन से बना हुआ है। ये आर्मर के अंदर ब्लैक आयरन का यूज कर रहे हैं, इनका मतलब इनके पास में ब्लैक आयरन की कोई भी कमी नहीं है। यही बात करते हुए ये दोनों एक घर के पास में पहुंचते हैं। यहाँ अंदर के शहर में काफी सारे लोग होते हैं, जिनमें से कुछ सिपाही भी है जो कि यहाँ पर बैठकर कुछ मीट खा रहे हैं और शराब वगैरह पी रहे हैं। ऐसे पीते हुए इनकी नजर ओजिंग लोंग की ओर बढ़ती है। इनमें से कहता है मास्टर जल्दी से यहाँ पर आइए और सीट लीजिए, आज का प्रोग्राम बस शुरू होने वाला है। आप यहाँ पर एकदम सही टाइम पर आए। यहाँ पर हमारे साथ में काफी सारी सुंदर लड़कियां हैं, आपको मौका दिया जाता है। आप सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इनमें से किसी के ऊपर भी अपनी उंगली रख दीजिए, वो आपकी। इन सिपाहियों से ये सुनने के साथ ही ये लड़कियां अब रोना शुरू कर देती है। इन सभी लड़कियों को यहाँ पर इनकी मर्जी के खिलाफ लाया गया है। इन्हीं में से एक लड़की का नाम वेंग सीयू है, जो कि अज़ूरा सेट से बिलोंग करती है। जब सुनैन इस लड़की को देखता है तो तुरंत ही इसे पहचान जाता है और सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, अज़ूरा सेट की एक लड़की यहाँ पर कैसे, इन लोगों ने इसे कैसे पकड़ा। इसके बाद में सुनैन इन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है और फिर एक ही करके इनमें से किसी को सिलेक्ट करने लगता है। ये सारा सुनैन का केवल नाटक है। वो इन सभी को देखते हुए कहने लगता है ये बुरी नहीं है, ये काफी शानदार है, ये उससे भी शानदार है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट वाली को सिलेक्ट करूंगा। इस बार जो लड़कियां आई है ये पिछली बार से भी काफी ज्यादा शानदार है। एक सिपाही बोलता है जी यंग मास्टर, इस बार की लड़कियां काफी शानदार है। इनमें से हर एक लड़की के अंदर एक ब्यूटी और है। जब भी कोई इसके पास में जाता है तो उसे अपने आप में ये फील होने लगता है कि सभी लड़कियां इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। ये सारी की सारी रेस्लिंग ब्यूटीज है। सुनैन कहता है रेस्लिंग ब्यूटीज ये क्या होता है। एक दूसरे सिपाही कहता है ये हमने एक टाइप कर रखा है। एक तरीके से हम यहाँ पर जिन भी लड़कियों को लाते हैं उनकी एक रैंकिंग करते हैं। ये सारी लड़कियां रेस्लिंग ब्यूटीज की रैंकिंग में आती है, जिनकी बॉडी के अंदर से ब्यूटी और बाहर निकलता है। इनका फिगर काफी शानदार है। इसके अलावा ये सारी कल्टिवेटर्स भी है। ये सुनकर सुनैन को सोचने लगता है। तभी एक सिपाही बोलता है जंग मास्टर क्या हुआ, अब क्या सोचने लगे। सुनैन कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आया, तुमने रैंकिंग काफी अच्छी की है। इसी टाइम पर ये लीडर वेंग सीयू के पास में आता है और कहने लगता है ये लड़की इन सभी में से सबसे ज्यादा सुंदर है। यंग मास्टर कैसा रहेगा, आप किसी को सिलेक्ट करें। यहाँ पे सुनैन तो खुद भी यही चाहता था, इसलिए सुन तुरंत ही इस लड़की को सिलेक्ट कर लेता है, जिससे बाकी सिपाही थोड़े उदास हो जाते हैं। फिर कहने लगते हैं ये आपने सही नहीं किया, इस लड़की को तो मैंने अपने लिए छोड़ रखा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, आप इसे अपने साथ में ले जाइए, हम बाकी के साथ में कर लेंगे। इसी के साथ ही ये लीडर एक दूसरी लड़की को पकड़कर जोर से घसीटने लगता है। वो लड़की इस सबसे रोना शुरू कर देती है। इसी टाइम पर सुनयान भी हंसते हुए इस लड़की वेंग सीयू को लेकर यहाँ जाने लगता है और फिर अपने एक अलग रूम में पहुंचने के बाद में इस लड़की से कहता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी से शुरू करते हैं। अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हंसो। यही कहते हुए सुनयान इस रूम के गेट को बंद कर देता है और उसके तुरंत बाद इस लड़की की गर्दन पे एक धीरे से अटैक करता है, जिसके साथ ही ये लड़की बेहोश जाती है और सीधे एक बिस्तर भी गिरती है। इसे देखकर सुनैन कहता है मुझे यकीन है तुम इतनी तो स्मार्ट होगी कि जब तुम होश में आओगी तुम यहाँ से खुद से निकल पाओगी। यहाँ पर कोई भी तुम्हें रोकने के लिए नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल सकती हो। मेरा यहाँ पर एक स्पेशल मिशन है जिसे मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही अब सुनैन असली चेहरा दिखाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक मास्क होता है। मास्क हटाते हुए कहता है अब यहाँ पर मेरा मेन मिशन है इन लड़कियों को रेस्क्यू करना। मैं इनमें से हर एक लड़की को यहाँ से लेके जाऊंगा और यहाँ पर जितने भी ये ओइंग फैमिली के सिपाही है ये सबके सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ही सुनैन का ये रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है और फिर उस रूम के पास वापस आता है जहाँ पर बाकी सोल्जर्स होते हैं। एक छेद से अंदर झांकने पर उसे दिखाई देता है रूम के अंदर केवल एक ही सोल्जर है जिसका नाम है वेंगली, जो कि एक लड़की के साथ में। लड़की लगातार वेंगली से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वेंगली हंसते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम जोर से चिल्ला सकती हो, तुम जितना चिल्लाओगी उतना ही ज्यादा मुझे मजा आएगा, इसलिए बिल्कुल भी चिल्लाना बंद मत करना, लगातार चिल्लाती रहो। इसी टाइम पर सुनैन अपने चक्कू को एक छोटा सा इशारा करता है। उसके तक करने के साथ ही जिस सेद से सुनैन अंदर झांक रहा था उसी सेद से वो चक्कू उस रूम के अंदर घुस जाता है। वेंगली को वो चक्कू दिखाई दे जाता है, जिधर साइड में होने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी देर हो जाती है। चक्कू वेंगली के गाल की एकदम पास से गुजरता है, जिससे वहां पर एक छोटा सा कट लग जाता है। इससे पहले कि ये इस अटैक से खुद तो संभाल पाता, सुनैन जल्दी से इस गेट के अंदर घुसता है और अपनी तलवार से इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक सीधे इसके पेट पे होता है। वेंगली तुरंत ही अपने रिफ्लेक्स दिखाते हुए सुनैन की तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह ही थोड़ी सी देर हो जाती है। तलवार थोड़ी सी उसके पेट के अंदर घुस जाती है, जिससे वहां पर एक छोटा सा कट लगता है और खून निकलने लगता है। इस खून को देखकर ये लड़की बहुत डर जाती है, जोर से चिल्लाने वाली होती है। तभी सुनैन इसके पास में आता है, उसे चुप करने का इशारा करता है। इसी टाइम पर इस बंदे वेंगली के पसीने छूट रहे होते हैं। ये कहने लगता है तुम कौन हो, प्लीज मुझे मारना मत। सुनैन कहता है इस सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मेरा नाम जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें केवल एक चीज से फायदा हो सकता है, मेरे को इन्फॉर्मेशन देने से। मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ ब्लैक आयरन किस जगह पर है। वेंगली कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, ब्लैक आयरन इस टाइम पर इस पहाड़ के पीछे है। सुनैन कहता है और यांसियोंग कहाँ पर है, उसे तुमने कहाँ छुपा के रखा है। वेंगी कहता है वो भी पहाड़ के पीछे रहते हैं, उनके लिए हमने एक बहुत ही शानदार सी अलग से गुफा बनाई हुई है,
जिनके अंदर उनके रहने के सारे इंतजाम किए हुए हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो अब प्लीज मुझे मारना मत। ये बंदा इतना कहता है कि तभी सुनैन अपने चक्कू को इसके सर के एकदम पास में लेके जाता है। इसके साथ ही उसके पसीने और तेज से बहने लगते हैं। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले ये लड़की से रिक्वेस्ट करी थी, अभी वैसे ही सुनैन से रिक्वेस्ट करने लगता है। और जिससे वेंगली ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, वैसे सुनैन भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। सुनैन बस एक छोटा सा इशारा करता है। उसके साथ करने के साथ ही ये चक्कू तुरंत ही उस बंदे के सर में घुस जाता है और एक ही सेकंड में पूरी शांति से इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में सुनैन इस जगह पर जो लड़की होती है उसे पकड़कर तेजी से यहाँ से भागने लगता है और सीधे उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसने पहले इस लड़की को बेहोश किया था। इस दूसरी लड़की को भी अंदर बंद करने के बाद में ये उसे कहने लगता है, कुछ देर तक यहीं पे छुपे रहो, मैं बाकी लड़कियों को भी यहीं पे लेके आ रहा हूँ, उसके बाद में सबके सब यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की सुनैन से लगातार थैंक यू कहने लगती है। सुनैन सोचने लगता है अब मुझे किस पर अटैक करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले कमजोरी से शुरुआत करते हैं। इसके बाद में सुनैन बिना ज्यादा कुछ सोचे तेजी से एक और रूम के अंदर जाता है और वहां पर एक और बंदे को मारकर एक लड़की को बचा लेता है। इसके बाद में सुनैन इस लड़की की तरफ देखता है। इस लड़की को खून बह रहा है। इससे उसका गुस्सा कमजोर पड़ जाता है। ये सोचने लगता है कितने घटिया लोग हैं ये, इस तरीके से इन कमजोर लड़कियों के साथ में इस तरह जबरदस्ती कर रहे हैं। इस टाइम पर सुनैन को इस जगह पर किसी की आने की हर्ट होती है। सुनैन जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, कोई उसके ऊपर तलवार से अटैक कर रहा है, जिस सुनैन अपने थोड़ा से ब्लॉक कर लेता है। ये अटैक इस जगह के लीडर ने किया होता है। वो सुनैन को देख कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अंदर आने की, इनफैक्ट तुम यहाँ पर अंदर आए कैसे, ये जगह बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पर कोई भी माई परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता। सुनैन कहता है, जब तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल जाओ उसके बाद में अपने आप ही पता लगा लेना मैं यहाँ पर अंदर आया कैसे। तुम लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम एकदम बकवास है, यहाँ पर कोई बच्चा भी एंटर कर सकता है। वैसे मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने यहाँ पर कोई आवाज की ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता पड़ा मैं इस जगह पर हूँ। लीडर कहता है, ये बहुत आसान था क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, कोई आवाज हुई नहीं, इसी से मुझे पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ मिनटों पहले ही मुझे पता चल चुका था कि हमारे यहाँ पर कोई बंदा घुस गया है। उसके बाद में यहाँ पर एकदम शांति हो गई, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। मेरा सोल्जर एक लड़की के साथ में था, तो फिर यहाँ का माहौल इतना शांत कैसे हो सकता है। इसी से मुझे पता पड़ गया कि तुम इसी जगह पर हो। सुनैन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अगली बार मैं इसका भी ध्यान रखूंगा कि शांति ना हो। लीडर कहता है, अगली बार तुम्हारा अगली बार कभी भी आने वाला नहीं है, यहाँ से तुम सीधे नर्क में जाओगे। ये कहते हुए बंदा सुनैन के ऊपर जो अटैक करता है, तो सुनैन थोड़ा से ब्लॉक करता है और इसी टाइम पर अपने चक्कू को एक इशारा करता है। उसने करने के साथ ही चक्कू तेजी से इस सोल्जर के ऊपर चारों तरफ अटैक कर देता है। कई सारे कट्स इस चक्कू से इस सोल्जर की बॉडी में पड़ते हैं, लेकिन इस लीडर के कुछ होता नहीं है। सुनैन के अटैक रुकने के बाद में लीडर कहने लगता है, तुम्हारे ये सारे अटैक बिल्कुल बकवास है, मेरे पास में ये आयरन का बना हुआ स्पेशल आर्मर है और ये आयरन भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये ब्लैक आयरन है, तुम इसके बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे, तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम मुझे मार नहीं सकते। सुनैन कहता है, मुझे पहले से पता था किसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं करेंगे, मैं बस चेक कर रहा था इसकी मजबूती कितनी शानदार है, इसकी पावर का मुझे अंदाजा हो चुका है, इसलिए अब मुझे भी ऐसा एक चाहिए। मेरे नाइफ से तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो कैसा रहेगा मैं अपने नए वेपन्स का यूज करूं। जिगित सुनैन इस बड़ी सी हड्डी को बाहर निकाल लेता है। लीडर कहता है, तो यह है तुम्हारा वेपन, एक अजीब सी हड्डी। इसी टाइम पर सुनैन जोर चलकर लीडर के ऊपर इस हड्डी से अटैक कर देता है। सुनैन की हड्डी सीधे लीडर के सीने में पड़ती है और लीडर उछल के जाकर घर को तोड़ता हुआ दीवारों के आर पार होते हुए और एक जोरदार धमाके के साथ में बहुत दूर जाए गिरता है। फिर सुनैन आई कहता है, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मेरे पास में इतनी बड़ी आयरन की माइन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास में कुछ स्पेशल ट्रेजर्स है जो कि इन सबसे कई ज्यादा बढ़ गया है। ये कहते हुए सुनैन ने एक गलती कर दी थी। इतनी देर से जो काम एकदम शांति से चल रहा था, अब इस धमाके के कारण जितने भी लोग होते हैं उन सभी को इसके पता चल जाता है। सुनैन को उन लोग की निकाहट होती है। वो देखता है इस जगह पर जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब इस जगह पर आ गए हैं और इनके बीच में इनका एक और लीडर है जो कि इन बाकी लोगों से कहने लगता है, इस लड़के को जल्दी से खत्म करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, ये यहाँ पर अंदर आ गया है और इसने हमारे लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मार दिया है, तो इसके लिए इसे भी मरना होगा। ये सुनने के साथ ही ये सारे बंदे सुनैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। सुनैन इन्हें नजदीक हंसने लगता है और फिर अपना सबसे शानदार अटैक यूज करता है। उसके पास में जो चक्कू होता है वो एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। इस तरीके से एक ही बारी में कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और बाकी के जो जितने सोल्जर्स होते हैं वो डर जाते हैं। अब इनके अंदर सुनैन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती। इनका लीडर कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, इस लड़की के पास में तो फ्लैंक डैगर है, इस तरह की स्किल को कई सारे हाई लेवल कल्टिवेटर भी यूज नहीं कर पाते हैं, ये छोटा सा बच्चा इस स्किल कैसे यूज कर पा रहा है। लड़के तुम कौन हो, अपना परिचय दो। सुनैन कहता है, तुम क्यों इतना जान लो, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बिलोंग करता हूँ। लीडर कहता है, अच्छा तो ये बात है, यानी इसका मतलब यहाँ पर अब हम दोनों में से कोई एक ही होगा जो कि जिंदा बच पाएगा। इस लीडर के इतना कहने के साथ ही यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है इन सोल्जर्स कहने लगता है, जल्दी से जाओ और बॉस को सभी खबर दो, उन्हें बताना कि हमारे ऊपर एक अटैक हुआ है। ये सुनने के साथ ही ये सोल्जर एक बॉस की तरफ यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लीडर कहता है, लड़के अब यहाँ पर तुम और मैं ही हूँ, तो क्या अब हम फाइट शुरू करें। ये सुनकर सुनैन इन लाशों के बीच से होता हुआ इस लीडर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर कहता है, ठीक है तुम फाइट शुरू कर सकते हो, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तुम प्रार्थना करना तुम्हारे बॉस के आने से पहले मैं तुम्हारी हालत ज्यादा खराब ना करूं। यहाँ से हम 1 मिनट बाद देखते हैं। यहाँ पर जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं ये सब के सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इनमें से कहने लगता है, ये लड़का तो बहुत खतरनाक है,
इसने इतनी सी देर में कितना नुकसान कर दिया। दूसरा सोल्जर बोलता है अब तो मेरे को ये जॉब नहीं करनी, मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। मैं अब और ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसे चोर बन के नहीं रहना चाहता। इसी टाइम पर हम इस लीडर की हालत देखते हैं। जेब में पड़ा हुआ है, जोर से खांसता है, उसके चकने के साथ ही उसके मुंह से खून बहने लगता है। इसके अलावा इसकी बाकी बॉडी की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। व्यापार पूरी तरह टूट चुका है। ये खांसते हुए सुनील से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना ताकतवर नहीं हो सकता, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। जब ये लीडर ये कह रहा होता है इस टाइम पर सुनील की फाइट इस दूसरे बंदे से चल रही होती है। इस बंदे के हाथ में 2 गदा है, लेकिन ये दोनों भी सुनील की एक हड्डी के सामने नहीं टिक पाते। सुनील का अटैक करने के साथ ही इसके हाथ में से इसकी दोनों गदा छूट जाती है। हाथों के अंदर भी कई सारे छाले वगैरह पड़ जाते हैं। सुनील के अटैक्स के अंदर इतने इम्पैक्ट होता है कि इसके हाथ काम करना बंद कर दिए हैं। ये सुनील से कहने लगता है तुम हो कौन, अब बस बहुत हो गया, मेरे से ज्यादा तुमसे फाइट नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो एक झटके में खत्म कर दो। मेरे हाथ अब काम करना बंद कर दिया है। तुम्हारे अटैक के कारण मेरी बॉडी के अंदर इतनी वाइब्रेशन फैल रही है कि पूरी बॉडी जैसे कांपने लग गई है। अब या तो तुम मुझे मार दो या फिर जाने दो। तुम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करते हो, यानी इसका मतलब तुम्हारा ये मिशन केवल पैसों के लिए है। तुम बताओ हमें तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे वो हम तुम्हें देंगे। सुनील कहता है इस डील के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो बाकी लड़कियां कहाँ हैं जो कि तुम इस जगह पर लेके आए थे? 3 को तो मैंने बचा लिया है, बाकी की मुझे मिली ही नहीं। तुम उन्हें किस जगह पर लेके गए? सुनील का ये सवाल सुनकर ये बंदा और डर जाता है। ये कांपते हुए कहता है वो तो मर गई हैं। सुनील कहता है तो फिर ठीक है, जाओ जाके उनसे माफी मांगो। ये कहते सुजैन इस बंदे के ऊपर अपनी हड्डी से अटैक करने लगता है। ये बंदा कहता है प्लीज रुक जाओ, मैं मुलेट चीज पर हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो सबके सब मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जो बोलोगे वो करूंगा, मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। इस बंदे की ये सारी बातें सुनने के बाद भी सुनील रुकता नहीं है, वो बस इसके ऊपर अपनी हड्डी से अटैक कर देता है। इसके साथ ही इस बंदे की भी डेथ हो जाती है। तभी सुनील को किसी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुनील देखता है एक बहुत बड़ा सा आदमी इस जगह भागते हुए आ रहा है। वो भागते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने सारे लोगों को मारने की? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने ये सब कुछ करके किससे पंगा ले लिया है। ये कहते हुए ये बड़ा सा बंदा सुनील के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिस सुनील अपनी हड्डी और अपने हाथ का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। इस अटैक के अंदर नॉर्मल किसी भी अटैक से काफी ज्यादा जान होती है। इसे रोकने में सुनील को काफी ज्यादा पावर यूज करनी पड़ती है। फिर भी सुनील किस तरीके से अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इससे ये बंदा बहुत चौंक जाता है। ये कहने लगता है ये कैसे हुआ, मेरे अटैक को तुम कैसे रोक पाए, मेरे अटैक को तुम रोक पा रहे हो, यानी इसका मतलब तुम कोई एक्सपर्ट हो। इस टाइम पर सुनील को पीछे की साइड से एक लड़की की आवाज आती है। वो कहने लगती है क्या इत्तेफाक है ये, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस जगह पर मेरी मुलाकात तुमसे होगी। इस तरह से एक दूसरे से मिलना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। सुनील कहता है उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, मुझे लगा नहीं था वहां से निकलने के बाद में तुम आकर इस सेट को ज्वाइन कर लोगी और इस आदमी के साथ में होगी। ये सुनकर ये बंदा भी काफी चौंका होता है। ये सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। ये जोर चिल्ला कहता है तुम दोनों आपस में बातें क्यों कर रहे हो, ये लड़की मेरे साथ में है, तुम इस लड़के से बात क्यों कर रही हो। इसी टाइम पर हम देखते हैं ये वही लड़की है जो कि एक बार सुनील के पास में आई थी अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी कराने के लिए, लेकिन सुनील को उस टाइम पर इसकी चाल पता पड़ गया था। सुनील ने इसके पेट में मुक्का मारकर इसे भगा दिया था और फिर बाद में सुनील को पता चला था ये असल में एक चुड़ैल है। इस लड़की को इस बंदे के साथ देखकर सुनील को पता चल जाता है इस बंदे में इतनी कमजोरी क्यों आ रही है। इसी टाइम पर ये लड़की आगे बोलती है ब्रदर सियोंग ये लड़का बहुत घटिया है, इस लड़की के ऊपर अटैक करो और इसे मार दो, इसने मुझे बहुत परेशान किया था। ये सुनने के साथ ही सियोंग का गुस्सा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। ये सुनील से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस लड़की के साथ में किसी भी तरीके की गलत हरकत करने की, ये मेरी बंदी है, इससे हमेशा दूर रहना या फिर मैं तुम्हारी इसके मदद कर देता हूँ, इस बार मेरे सिमके को तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये कहते सियोंग सुनील के ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिस सुनील ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता बल्कि साइड में को डॉच करते हुए अपनी हड्डी से इसके ऊपर ही मुक्का मार देता है। इस अटैक के साथ ही इसकी बॉडी के अंदर से इसकी सोल बाहर निकल जाती है। ये बंदा मर जाता है। मरने के बाद ये जोर जमीन से गिरता है और उसके साथ ही इसके दांत भी जमीन पे गिरता है। अपने बंदे के बनने के साथ ही ये लड़की भी अपनी पार्टी तुरंत ही बदल लेती है। ये सुनील से कहने लगती है क्या बात है तुम तो बहुत ताकतवर हो। सुनील कहता है तुम भी कुछ कम नहीं, चालाकी में तो तुम भी बहुत आगे हो, मुझे छोड़ने के बाद में या फिर कहना चाहिए जब मैंने तुम्हें भगाया था तब इस लड़की को पकड़ लिया, बहुत अच्छे। लड़की कहती है छोड़ वो सब बातें, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर सकती हूँ, तुम कवजे ताकतवर हो, क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई फेवर चाहिए। इस बार सुनील फेवर का मतलब कवजता समझ जाता है। ये तुरंत ही इसे हाथ जोड़ते हुए इसे कहने लगता है नहीं अभी नहीं, हम बाद में इस बार में अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह पर काफी सारा कचरा है उसे साफ करना होगा। ये कहते सुनील इस जगह पर जितने भी जिंदा सोल्जर्स होते हैं उनकी तरफ घूर के देखने लगता है। ये सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस सबसे इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने लगती है जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी को खत्म करो, इसके बाद में हम अपना काम करेंगे। इसी टाइम पर ये सारे सोल्जर्स सुनील के सामने घुटने टेक के बैठ जाते हैं, उनसे माफी मांगने लगते हैं। इस बार सुनील को इनके ऊपर दया आ जाती है और वो इन सभी से कहता है ठीक है तुम सबके सब जल्दी यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद में कभी भी इस तरह के किसी भी सेट का दिखाई मत देना। अगर तुम में से किसी ने भी कभी भी कोई भी गलत काम किया और मुझे पता चल गया तो तुम सभी की हयात तुम्हारे इन लीडर्स की तरह ही होगी। सुनील के इतना कहने के साथ ही ये सारे बंदे उस सामने अपने हाथ जोड़ देते हैं और फिर तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद में सुनील इस लड़की से कहने लगता है चलो कचरा तो साफ हो गया, लेकिन अभी मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है।
मैंने कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया था, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा, किसी सेफ जगह भेजना होगा। ये कहती है क्या बात है, तुम तो काफी शानदार हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छे हो, तुमने लड़कियों को रेस्क्यू किया। तुम्हारी इस हरकत से मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद देखते हैं सुनैन इन तीनों लड़कियों के सामने खड़ा हुआ है जिसे उसने रेस्क्यू किया था। इसी टाइम पर थोड़ा गौर से देखना पता पड़ता है, इनमें से जो सबसे पहली वाली लड़की थी जिसे सुनैन ने बचाया था, ये वही थी जिससे सुनैन इस सीरीज की स्टार्टिंग में मिला था। हाँ, ये वही लड़की है जिसने सुनैन को एक पेड़ और क्वीन फैमिली को एक बहुत बड़ा जंगल समझा था। इसके अलावा भी इसने सुनैन की कई तरह से इंसल्ट की थी, लेकिन अब इसे दिखाई दे रहा है कि सुनैन कहाँ पहुंच गया और ये कहाँ पहुंच गई। इन्हीं सारी चीजों को याद करते हुए ये सुनैन के सामने एकदम सर जो है खड़ी होती है, बहुत शर्मिंदा होते हुए उससे माफी मांगती है। सुनैन कहता है तुम्हें मुझसे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए तो नहीं आया था, मेरा अपना एक अलग मिशन है। मैं चाहता हूँ तुम में से कोई भी मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताए। तुम तीनों के यहाँ जाने के बाद में मेरी खबर बाहर फैलनी नहीं चाहिए। ये सुनकर ये लड़की जिसका नाम सीयू है ये कहने लगती है यानी इसका मतलब तुम अभी भी इस जगह पे रुकने वाले हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ होगा, तुम्हारे बारे में जल्दी से जल्दी सभी लोगों को पता चली जाएगा और वो तब तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये लड़की भी है, तुम्हें लगता है तुम्हारा यहाँ पर रुकना सेफ होगा। सुनैन कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ, ये मेरे साथ में कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनकर सीयू गुड बाय बोलकर यहाँ चली जाती है। सुनैन ने इन तीनों को यहाँ से सेफ जगह पहुंचाने के एकदम से इंतजाम किए होते हैं, वो इन तीनों को अपनी बड़ की ओर बैठाकर यहाँ से भेज देता है। इसी टाइम पर राउलन यानी कि ये चुड़ैल सुनैन के पास में आती है और उसे कहने लगती है तुम जानते हो ना तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पर अभी भी तुम्हारी कई बार फाइट होगी, ये पक्षी तुम्हारे बहुत काम आ सकता था लेकिन तुमने इसे यहाँ से भेज दिया है, अब तो तुम्हें मुझसे भी काफी खतरा हो सकता है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम पर अटैक कर सकती हूँ? सुनैन कहता है मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा गोल भी मेरे गोल से काफी ज्यादा अटैच हो चुका है, तुम्हें उस माइन के अंदर जाना है, इसी वजह से तुम उस बंदे सियोंग के साथ में थी। ये सुनकर राउलन सुनैन को वापस से सिड्यूस करने की कोशिश करती है, वो उससे कहती है क्या बात है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें काफी अच्छे से पता चल गया मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, कैसा रहेगा मैं आज तुम्हें इसका इनाम दूं, तुम अगर चाहो तो हम आज काफी ज्यादा मजे कर सकते हैं। ये सुनते सुनैन थोड़ा चिढ़ जाता है, वो तुरंत ही इस लड़की दूर उठते हुए या जाते हुए कहने लगता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ में बिल्कुल मजे नहीं करना है। और यंग फिल्म भी जल्दी ही यहाँ पर कई सारे लोगों को भेजेगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा अब तक तो कि यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए, कुछ सोल्जर्स तो ओयिंग फैमिली के पास में इन्फॉर्मेशन लेके भी गए थे, इसलिए ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, मुझे कुछ तैयारियां करनी है और यहाँ के काम को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। राउलन सुनैन को लेकर एक गुफा के पास में आती है। ये एक बहुत ही स्पेशल गुफा है जिसके अंदर ब्लैक आयरन का सारा काम होता है। यह अंदर जाते हुए राउलन कहने लगती है मैं इस जगह पर पहले भी आई हुई हूँ, सियोंग टाइम पर मुझे यहाँ पर लेके आया था। चेन कहता है इस गुफा को देखकर बिल्कुल भी लगता इसके अंदर माइनिंग काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं गया है। अगर सच में यह माइनिंग काम चल रहा होता तो यहाँ पर काफी शानदार सिक्योरिटी होती। राउलन कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे सिक्योरिटी है जिससे केवल कुछ ताकतों को लेडरी तोड़ सकते हैं। सुनैन कहता है क्या हम दोनों के अंदर इतनी पावर है कि हम इसे कुछ कर पाए? राउलन कहती है तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर तो है और मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में ले जाऊंगी। ये सुनने के साथ ही सुनैन को सामने की तरफ कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो कि इस गुफा का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। इसे देखकर राउलन कहने लगती है तुम कह रहे थे ना यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब देख लो, इस डोर को ओपन करने के लिए काफी ज्यादा पावर चाहिए होती है जो कम से कम एक सेंट लेवल कल्टिवेटर के अंदर ही होती है। सुनैन कहता है एक डोर को ओपन करने के लिए कल्टिवेशन लेवल की जरूरत है, क्या कोई चाबी वगैरह नहीं है? राउलन कहती है हमारा कल्टिवेशन ही इसकी चाबी है, इसे ओपन करने के लिए कल्टिवेटर के पास में स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए। सुनैन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर अब टाइम हो चुका है, अब मैं अपनी पावर को इस डोर को दिखाऊं, मेरी जरा सी कल्टिवेशन पावर से ही ये गेट खुल जाएगा। राउलन कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम अकेले इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इसलिए हम दोनों इस काम को साथ में करेंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, अंदर जो कुछ भी इनाम मिलेगा वो सब के सब हम दोनों का बराबर होगा, इस मिशन कंप्लीट के बाद में हम उसे बांट लेंगे। सुनैन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो रहने दो, मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, तुम अकेले इस गेट को खोल लो और उसके बाद में अंदर जो भी ट्रेजर है उसे अकेले रख लेना, मेरे से आदत सामान्य से अच्छा है तो मेरे को एक दफा पकड़ो और फिर मुझे मार दो। राउलन कहती है कितने घटिया हो तुम, हमेशा बेकार चीज सोचते रहते हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, तुम तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, मेरे को बिल्कुल भी लालच नहीं है, तुम्हें मारने से अच्छा होगा मैं तुम्हें जिंदा रखूं। और अब तुम अपनी बातें करना बंद करो, मेरे साथ में आओ, हम दोनों अपनी एनर्जी का यूज करके इस गेट को ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनने के साथ ही सुनैन और राउलन दोनों इस गेट के पास में आते हैं। इस गेट के ऊपर हाथ रखते हुए सुनैन कहने लगता है तुम खुद तो ये कर पाओगे ना। सुनैन के इतना करने के साथ ही इन दोनों की ये स्किल काम कर जाती है, वो गेट ओपन हो जाता है। यहाँ से अंदर एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसके अंदर जमीन पर काफी सारी तलवार दसी हुई है और बीच में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है। राउलन और सुनैन दोनों चित्र बढ़ते हैं। राउलन कहती है यहाँ पर और कोई भी डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है, इसका मतलब हम सेफली यहाँ कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ से ले लेना। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है, जिन इसका मतलब ये यहाँ का मेन ट्रेजर नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे काफी कुछ होगा
सुनन कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इस जगह तक हम इतनी आसानी से पहुंच गए, इसका मतलब ये कोई हिडन जगह नहीं है। इसी टाइम पर सुनन की नजर इन तलवार के ऊपर पड़ती है। वो कहने लगता है, ये तलवारें तो काफी शानदार है, ये सारी सारी ब्लैक आयरन ओर से बनी हुई है, यहाँ पर ये एक दो नहीं है, बहुत सारी है। लॉरेन कहती है, इनसे इग्नोर करो, सीधे उस बॉक्स के ऊपर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसी बॉक्स के अंदर मिलेगी। ये कहती रावलैन उस बॉक्स की तरफ बढ़ती है। सुनैन भी बॉक्स के पास में आकर उसे खोल देता है। उसके साथ करने के साथ ही उस बॉक्स के अंदर से एक ड्रैगन का ऑरा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सुनैन थोड़ा चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ये तो ड्रैगन एनर्जी है। फिर सुनैन जल्दी से उस बॉक्स के अंदर देखता है। इस बॉक्स के अंदर केवल छोटी छोटी सी दो चीजें हैं, जिस सुनैन पहचान नहीं पाता। वो कहने लगता है, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा। इसी टाइम पे लॉरेन एक कंबल टाइप की चीज को बाहर निकालती है और कहने लगती है, ये बहुत खास है, ये एक सॉफ्ट आर्मर है, जिसे बनाने के लिए हाई क्वालिटी गोल्ड और फीमेल आर्मर का यूज किया गया है। इसके अलावा फिमिक्स ब्लड भी इसके अंदर मिला हुआ है। और यहाँ पर ये दूसरी चीज है, ये जाडिद सील, जो कि ड्रैगन ब्लड से बनी हुई है। इस सील के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर कई सदियों का लक है। सुनैन कहता है कि सच में इसे बनाने के लिए ड्रैगन ब्लड का यूज किया गया है और इसके अंदर किस तरह का लक है, लक को भी किसी चीज के अंदर एग्जिस्ट किया जा सकता है। लॉरेन कहती है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, काफी कुछ नहीं जानते, अब हमें यहाँ पर एक ट्रेजर मिल गया है, तो उसे स्प्लिट कर लेते हैं। ये जाडिद सील जो तुम देख रहे हो, ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक रिप्लिका है, लेकिन फिर भी काफी पावरफुल है, ये मैं तुम्हें देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ब्लैक आयरन स्वॉर्ड है, ये भी तुम्हारी हुई। मेरे को इनमें से केवल सॉफ्ट आर्मर चाहिए। जी सुनकर सुन तुरंत खुश हो जाता है। वो तुरंत ही इस सील को ले लेता है और लॉरेन अपनी बॉडी के ऊपर इस सॉफ्ट आर्मर को डाल लेती है और सुनैन से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा लग रहा है? सुनैन कहता है, कुछ खास नहीं है, ये एक आर्मर है। एक आर्मर को बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई रोल स्टेज का मास्टर आपके ऊपर अटैक करेगा, तो अटैक बड़ी सनी से इस आर्मर को चीरते हुए आपकी बॉडी को हिट होगा। सुनैन की इस बात का रॉलिन कुछ जवाब नहीं देती। वो बस जाने लगती है और एंड में कहती है, तुम्हें यहाँ पर जो ट्रेजर मिलना था वो मिल चुका है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ जा सकते हो, या फिर जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। जिसमें सुनैन भी पहले तो रॉलिन के पीछे चलने लगता है। तभी जी10 की आवाज आती है, यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस जगह का जो स्पेशल ट्रेजर था वो तो तुम्हें अभी तक मिला ही नहीं है। स्पेशल ट्रेजर को अक्सर ही जमीन नीचे दबा के रखा जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर दिखा के नहीं रखते। सुनैन कहता है, क्या आप सच कह रही हैं? इस जगह पर और भी ट्रेजर है। ये कहने के साथ ही सुनैन अपनी हड्डी से इस बॉक्स के ठीक नीचे एक जोर से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक छोटा सा गड्ढा टाइप हो जाता है और सुनैन को उस जगह से एक छोटी सी रिंग मिल जाती है। जी10 बताती है, ये एक बहुत ही स्पेशल रिंग है, इसका नाम ग्रेविटी रिंग है। इसकी मदद से तुम एक लिमिटेड एरिया की ग्रेविटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। तभी उस गुफा के बाहर की साइड से रॉलिन की चलन की हो जाती है। वो कहने लगती है, सुनैन तुम अभी तक वहां पे अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। उन फोर्स को इकट्ठा करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, उन फोर्स के चक्कर में तुम अपनी जान गवा दोगे। थोड़े से पैसों के लिए अपनी लाइफ को इस तरह से खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सुनैन सच में इस टाइम पर गुफा के अंदर ही काम कर रहा होता है। उसके पास में एक पाउच है, जिसके अंदर एक एक करके ये सारी फोर्स जाती जा रही है। ये वही पाउच है जो कि सुनैन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में शामिल होने पर मिला था। इन सारी फोर्स को इसके अंदर डालते हुए सुनैन बहुत खुश रहा होता है। वो कहने लगता है, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, वैसे मैं इनमें से एक भी स्वord को बेचने वाला नहीं हूँ, ये सारे मेरे कल्टीशन में काम आ जाएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरा मन बदल जाए और मैं इन्हें बेच दूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से इन सारी स्वord को इकट्ठा करने के बाद में सुनैन भी इस गुफा से बाहर आता है, जहाँ पे रावलैन उसका वेट कर रही होती है। वो कहने लगती है, सुनैन आ जाओ। सुनैन कहता है, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था आप जब बाहर मेरा वेट करेंगी, मैं तो सोचता रहा था अपना ट्रेजर लेने के साथ ही आप तुरंत यहाँ से निकल जाएंगी, मुझे तो आपके यहाँ पर रुकने में भी एक गड़बड़ लग रही है। ये कहते सुनैन जब उस गुफा से बाहर दिखता है, उसे गड़बड़ दिखाई दे जाती है। वहाँ सामने की तरफ काफी सारे एल्डर्स होते हैं जो कि ओयंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके सामने जो एल्डर होता है वो कहने लगता है, तुम दोनों जल्दी से जो भी ट्रेजर है उसे हमारे हवाले कर दो, ये ट्रेजर हमारा है, तुम इसे इससे चुरा नहीं सकते। अगर तुम ये ट्रेजर दे देते हो तो तुम दोनों को जितना छोड़ देंगे। इसलिए हम देखते हैं ओयंग टियान भी इसी जगह पर है, जिसकी नजर सुनने पड़ चुकी है। इसे देखते ही अपने फादर से बोलने लगता है, फादर इस लड़की को बिल्कुल भी जाने मत देना, ये सुन यान है, ये वही है जिसने आपकी दोनों ग्रैंडपेरेंट्स को मारा था। ये सुनने के साथ ही ये एल्डर बहुत गुस्सा आता है। ये जोश चिल्ला कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अब तो ये लड़का बिल्कुल भी ऐसे बच नहीं सकता है, ये चाहे इस ट्रेजर को हमारे हवाले क्यों ना कर दे, हम इसे यहाँ जाने नहीं देंगे, इस लड़के को यहीं पे मरना होगा। जल्दी से सबके सब आगे बढ़ो और इन दोनों के ऊपर अटैक करो। सुन यान को मेरे लिए जिंदा छोड़ देना, उसके साथ में हम अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। ये सुनने के साथ ही इस जगह जितने कलेक्टर होते हैं ये तेजी से सुन यान और रावलैन की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जिंगटियन सोचने लगता है, सुनैन मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा, तुमने मेरे दोनों बेटों को मार दिया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। इसी टाइम पर सुन काफी डरने लगता है। वो तेजी से रावलैन से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? ये कल्टिवेटर्स है बहुत ज्यादा है, हम इनसे फाइट नहीं कर सकते, और ये जिस तरह से गुस्से में लग रहे हैं मुझे लगता है ये हमें यहाँ से भागने नहीं देंगे, जल्दी से तुम्हें कुछ सोचना होगा। सुनैन की इस बात का रावलैन की तरफ से कुछ जवाब नहीं होता। सुनैन जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पे रावलैन के पास में अपना अलग ही बैकअप प्लान है। उसके पास में एक अजीब सी मशीन है जिसके दोनों तरफ पंख लगे हुए हैं और उसके पास में एक रॉकेट भी है। पहले तो सुनैन को समझ में नहीं आता रावलैन करने की क्या वाली है, तभी रावलैन उस रॉकेट को एक्टिवेट करती है
जिसके साथ ही वो तेजी से हवा में उड़ने लगती है। इसके साथ ही सुनियन समझ जाता है कि ये लड़की इसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम में अकेला छोड़कर भागने वाली है। वहीं पहुंचने के बाद में रोलन कहने लगती है, सुनियन मैं चलती हूँ, हो सकता है हम दोबारा कभी मिलें। ये सुन सुनियन बस लगातार चौंकता हुआ उसे देखता रहता है। इसी टाइम पर ओजंग टियान और बाकी एल्डर्स के चेहरे पर भी सेम ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। ओजंग टियान कहता है, हमें इस चीज की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की के पास में इससे कोई मशीन हो सकती है जो कि उसे हवा में उड़ा देगी। ये लड़के सुनियन तुम्हारे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सुनियन बहुत ही गुस्से में कहता है, नहीं मेरे पास में कोई भी ट्रेजर नहीं है, हमारे पास में जितना भी ट्रेजर था वो सारा उस लड़की के पास में, जाओ जाके उसका पीछा करो। ओयंग टियन कहता है, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, उसे तो हम जल्दी पकड़ लेंगे। ओयंग फैमिली बहुत काबिल है, उसे पता है हमारे चोरों को हमें किस तरह से पकड़ना है। फिलहाल तुम अपनी चिंता करो, यहाँ पर अब तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है सबकी सब साइड में हट जाओ, इस फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा। मैं ओयंग टियान अपने दोनों बेटे को बदला एक साथ लूंगा, ये लड़का अब ये भी मरने वाला है। जगते ओयंग टियान अपनी स्किल यूज करने लगता है, उसके दोनों हाथों में 2 फायरबॉल्स दिखाई देते हैं। तभी एकदम से ये दोनों फायरबॉल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर एक वेलक्रोन टाइप कुछ दिखाई देता है। ये करके ओयंग टियान ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया है, जिसके साथ ही वो तेजी से सुनियन की तरफ बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर सुनियन भी उसके पास में जो अंगूठी होती है उसे यूज करने लगता है। सुनियन की इस अंगूठी का काफी खतरनाक इम्पैक्ट दिखाई देता है। ओयंग टियान जो कि पूरी तेजी से सुनियन की तरफ बढ़ रहा है, अंगूठी के एक्टिवेट होने के साथ ही वो जोर से जमीन पे गिर जाता है, सुनियन के पास तक नहीं पहुंच पाता। अंगूठी का यूज करके सुनियन ने इस ग्रेविटी को 10 गुना बढ़ा दिया है। इसके बाद में वो अपने आखिरी अटैक के रूप में अपने दोनों हाथों से अपनी हड्डी को पकड़कर जोर से ओयंग टियान के सिर पर अटैक करता है, जिसके साथ ही पूरी एक फैमिली खत्म हो जाती है। पहले दोनों बेटे और उनका बाप ये भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ओयंग टियान के सर का पूरी तरह कचुम्बर बन जाता है। यहाँ पे सुनियन ने इतनी चालाकी से ओयंग टियान को मार दिया जो कि उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर यहाँ पे जितने भी एल्डर्स और कैलकुलेटर्स होते हैं ये सभी तो काफी चौंक जाते हैं। कुछ कैलकुलेटर्स सोचने लगते हैं इस लड़के ने ये कैसे किया। ओयंग टियान का लेवल 9th मूनलाइट स्टेज के एकदम एलिट पे था, ये लड़का किस तरीके से इसे मार सकता है। इस टाइम पर सुनियन सोचने लगता है, अच्छा हुआ मेरे पास में अंगूठी थी जिसकी मदद से मैं जे क्रिएटिविटी को बढ़ा पाया, बाकी काम तो इस ओयंग टियान ने अपने आप ही कर दिया था। इसने पूरा ध्यान कुछ पर अटैक में लगाया, खुद की डिफेंस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। इस वजह से मेरा एक अटैक इसे मारने के लिए काफी था, लेकिन इस एक अटैक के अंदर ही मुझे अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ा। अगर दोबारा से मुझे इस तरह का अटैक करना पड़ा तो वैसा हो सकता है एनर्जी कमी के कारण मैं बेहोश हो जाऊं, इसलिए मुझे जल्दी से कुछ करना होगा इस फाइट को खत्म करने के लिए। इसी टाइम पर ये एल्डर अपने ग्रैंडसन्स के बाद में अपने बेटे की मौत का भी शौक बनाने लगता है और फिर एकदम से जोर चिल्ला कहता है, लड़के मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा। ये कहते हुए एल्डर सुनियन के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक करता है। सुनियन का इस एल्डर के ऊपर बिल्कुल बस नहीं चलता, अटैक पूरी तेज रफ्तार में सुनियन की बॉडी के ऊपर आके बढ़ता है और सुनियन उछल के जाकर सीधे इस पहाड़ के अंदर घुस जाता है। इसके साथ ही सुनियन के ऊपर कैसे पत्थर भी गिरते हैं जिनके नीचे सुनियन बहुत बुरी तरह दब जाता है, लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से इस ट्रैक को भी सर्वाइव कर लिया है। सुनियन काफी कोशिश करते हुए इन पत्थरों को टरता हुआ यहाँ से बाहर निकलता है और फिर जोर से खासा शुक्र देता है, उसके मुंह से तेज से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी सुनियन जिंदा है। ये देखकर एल्डर कहने लगता है, ये एक तो नामुमकिन है, मेरे अटैक के बाद में तुम जिंदा नहीं बच सकते, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर मैं तुम्हें एक ही अटैक तक खत्म कर देता तो मेरा गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा ही दोबारा से अटैक करने वाला हूँ, लगातार जब तक अटैक करते जाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। इस अटैक के बाद में तुम्हारी मौत पूरी तरह से पक्का हो जाएगी। ये कहते हुए एल्डर सुनियन के ऊपर अपना आखिरी अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इसका अटैक तुरंत किसी पड़ने वाला होता है। जब सुनियन के अंदर भी इतनी पावर नहीं होती कि वो किस तरीके से अटैक डॉच कर सके, तभी कहीं से एक जोर से आवाज आती है, जल्दी से उस लड़के से दूर हटो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के किसी मेंबर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही ये एल्डर तुरंत ही अपना अटैक रोक देता है। ऊपर की तो दिखता है वहां पर एक बहुत बड़ी ईगल होती है जिसके ऊपर से टियानशन सिटी का ये गवर्नर नीचे कूद जाता है। नीचे कूदते हुए कहने लगता है, ओयंग फैमिली तुम्हारे बारे में काफी कुछ बुरा हमें पता चला है, तुम सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गलत तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो, इसी का पता लगाने के लिए हमने सुनियन को इसके भेजा था, वो अपने मिशन के अंदर कामयाब हो चुका है। अब अगर तुम में से किसी ने भी सुनियन के ऊपर एक भी तरह का अटैक किया तो ये तुम्हारी क्राइम की लिस्ट के अंदर एक और नंबर ऐड कर देगा। और तुम लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गवर्नर के सामने उसके मेंबर को मारने की क्या सजा मिलती है। ये सुनने के साथ ही ये एल्डर काफी डर जाता है। अब इसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि इस गवर्नर या फिर सुनियन को कुछ भी बोल दे। गवर्नर आगे बोलता है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि तुमने सुनियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, अगर मैं सही टाइम पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाता तो तुम उसे मार देते, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें इसे कुछ करते हुए देखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस गवर्नर के इतना करने के साथ ही जिस ईगल के ऊपर ये था उसी ईगल के ऊपर से 4-5 बंदे और नीचे की तरफ कूदते हैं और सीधे इस गवर्नर के पास में उठते हैं। गवर्नर कहने लगता है, ओयंग फैमिली क्या तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट है, तुम मानते हो अब तक तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए गए वो एकदम सही है। एल्डर कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं मानता। सबसे पहली बात, आपने कहा कि हम इस एरिया के अंदर कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे द्वारा कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं हुई है, हमने इस कंट्री के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, लेकिन हाँ अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो वो तोड़ा है इस लड़के सुनियन ने। इसने मेरे दोनों ग्रैंडसन्स को और फिर मेरे सन को मार दिया। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले ही हमने हमारी फैमिली के अंदर एक सन को अडॉप्ट किया था,
उसका नाम था ओयंग लोंग, उसे भी इसने मार दिया है। कुछ टाइम से वो मिसिंग था, हमने उसके लिए पता लगाया तो हमें ये चीज की पता चला। हम बस इतना चाहते हैं इस लड़के को इसकी गलती की सजा मिले। इसके पास में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर है जिसका ये बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहा है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होने के कारण अब तो से कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसे सजा देकर आपको ये प्रूफ करना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग भी ऐसे किसी को अटैक करके उसे मार नहीं सकते हैं। इसी टाइम पर सुनैन लड़खड़ाते हुए इस गवर्नर की तरफ बढ़ने लगता है और इसकी तरफ कुछ लेटर्स को बुलाते हुए इससे कहने लगता है ये बहुत ही स्पेशल लेटर्स है, ये सारे सबूत है कि इस माइन को ओयंग लोंग चला रहा था। ओयंग लोंग ओयंग फैमिली से बिलोंग करता है और ओयंग फैमिली हेवन स्लैशिंग सेक्ट से ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर काफी गलत काम किया है। आप चाहें तो इन लेटर्स को अच्छे से देख सकते हैं, इनसे पता चलता है कि इन लोगों के बीच में कब किस टाइम पर क्या बातें चल रही थी। ये सुनने के साथ ही ये एल्डर तुरंत ही पीछे हटने लगता है। ये कहता है ओयंग लोंग ने सच में ऐसा किया है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, हमने उसे हमारी फैमिली की तरह अडॉप्ट किया था, हमें पता नहीं था कि वो इतना घटिया इंसान है, हमें तो वो एकदम भोला सा लगा था, लेकिन वो तो भीड़ की शक्ल में भेड़िया निकला। गवर्नर उसकी हरकत के लिए हम बहुत शर्मिंदा है, हम नहीं चाहते उसकी किसी भी हरकत के लिए पूरी फैमिली को तुझे तैयार किया जाए। उसने जो कुछ भी किया है उसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमें यकीन है आप हमारी बात को समझेंगे और मानेंगे कि ये सबूत जो भी इसके पास में है ये पूरी तरीके से हमारी फैमिली को फंसाने के लिए, हम इस बारे में नहीं जानते। इसी टाइम पर यहाँ पर खड़ा हुआ एक दूसरा चालाक बंदा आगे बढ़ता है, ये ओयंग फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये आगे बढ़ते हुए गवर्नर से कहता है गवर्नर ओयंग फैमिली के एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर आने का भी हमारा एक बहुत ही अलग कारण था। ओयंग फैमिली खुद को ये फैमिली के वेसल क्लेन की तरफ रिलोकेट कर रही है। गवर्नर कहता है अच्छा ऐसी बात है, यानी कि तुम ये फैमिली से बिलोंग करते हो। कलेक्टर बोलता है हाँ आपने ठीक कहा, मैं ये फैमिली का एक मेंबर हूँ, ओयंग फैमिली के अंदर विजिट करने के लिए आया था। उसी बीच यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई, हमारा यहाँ पर आना केवल एक इत्तेफाक है, अब हम बस यहाँ से जल्दी ही निकलने वाले हैं ताकि वेसल क्लैन को अच्छे से डेवलप कर सके। ये सुनने के साथ ही अब इस गवर्नर के पास में ओयंग फैमिली के खिलाफ कुछ सबूत नहीं बचते। ये कहने लगता है तो भी ठीक है, आप यहाँ जा सकते हैं, आप लोगों के इस जॉब से हम पूरी सेटिस्फाई हैं और ओयंग फैमिली अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह की तरफ जा रही है। हमें उम्मीद है आपकी यात्रा काफी सही रहेगी और आप लोग सक्सेसफुली अपनी नई कैपिटल को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ये सुनकर ये एल्डर काफी खुश हो जाता है। कलेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही ये फैमिली का ये मेंबर और पूरी ओयंग फैमिली यहाँ से चली जाती है। गवर्नर यहाँ पर इन्हें गुड बाय बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर सुनन के मन में काफी सारे सवाल होते हैं क्योंकि ये फैमिली वही फैमिली है जिसने सुनन की मॉम को कैद करके रखा हुआ है और अभी ये फैमिली के एक मेंबर को देखने के बाद में सुनन को पता चल चुका है कि गवर्नर भी ये फैमिली के एक मेंबर की बात को मानता है। इनकी बातों को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब ये सारे बंदे यहाँ चले जाते हैं तब गवर्नर और सुनन भी इस बर्ड की ओर बैठकर यहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं। सुनन कहने लगता है ये फैमिली क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे सुनन के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली वही फैमिली है जिसने सुनन की मॉम को पकड़ रखा है। गवर्नर कहता है हाँ ये फैमिली बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस वर्ल्ड के अंदर रॉयल फैमिली के अलावा 4 बड़ी फैमिलीज एग्जिस्ट करती है जिन सभी की पावर रॉयल फैमिली के बराबर से ही है। इन फैमिलीज के अंदर काफी सारे ताकतवर कल्टिवेटर्स है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इन्हीं फैमिली से एक है ये फैमिली। इसी वजह से हम ये फैमिली के किसी मेंबर के ऊपर ऐसे कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। उनके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले हमारे पास में पूरा सबूत होना चाहिए। एक बार मेरे हाथ कुछ शानदार सबूत लग जाए उसके बाद में ये फैमिली पूरी तरह से पकड़ी जाएगी, हम इस पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तो ये फैमिली को लगता है उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए वो जो चाहे वो कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही हमारा टाइम भी आएगा जब उनकी गर्दन हमारे हाथों में होगी। वैसे सुनैन मुझे याद आ रहा है तुमने उस कॉम्पिटिशन जीता था और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तो उसका भी टाइम होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम काफी थके हुए हो और इसके अलावा तुम्हारे पास में एक स्पेशल मिशन भी है जिसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा। इसलिए पहले तुम अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद में मेरे पास में आना। मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें उसमें भी मेरी मदद करनी होगी। सुनैन कहता है इंपॉर्टेंट काम, अब आपको मुझसे क्या काम है। गवर्नर कहता है क्या है ना, कुछ टाइम से चैन वुडी के साथ में कुछ हो गया है, उसी के केस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुनैन कहता है मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। चैन वुडी मेरा दोस्त है, आपकी मदद करने से चैन वुडी का फायदा ही होना चाहिए। अगर आपकी मदद करने के बाद में चैन वुडी का किसी तरह नुकसान होता है तो इस मदद से मैं पूरी तरह पीछे हट जाने वाला हूँ। गवर्नर कहता है हाँ ये भी ठीक है, वैसे भी तुम उसके दोस्त हो, इसी वजह से मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। तुमसे कोई भी गलत काम नहीं करवाऊंगा, एक बार तुम कुछ टाइम आराम कर लो, अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर लो, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। यहाँ से हम कुछ देर बाद देखते हैं शाम हो चुकी है। सुनैन मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर एंटर करता है, सामने की तरफ ही लेडी बैठी होती है जिससे वो कहने लगता है मैंने इस मिशन कंप्लीट कर लिया है। लेडी कहती है बहुत अच्छे, हमें इस बारे में पता चला, अब जल्दी से आगे बढ़ो और यहाँ पे साइन कर दो। वैसे हमें ये पता चला है तुमने न केवल इस मिशन को कंप्लीट किया बल्कि हमारे लिए काफी सारा ब्लैक आयरन और भी लेके आए हो जो कि हमारे बहुत काम आएगा। इसी वजह से हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया है तुम्हारा प्रमोशन भी किया जाएगा, ये तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है।
प्रमोशन के तौर पर तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेकंड अप्रेंटिस बनाया जाता है। अब तुम इस रॉब को एक्सेप्ट करो, ये दिखाएगा कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। ये तुम्हारे प्रमोशन का सिंबल है। जब सुनैन इस लेडी के बीच में ये बातें चल रही होती है, इसी टाइम पर दूर से ये तीन बंदे ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। इनमें से बंदा बोलता है, ये लड़का है कौन, इसने इतनी जल्दी अपना प्रमोशन कर लिया। दूसरा बंदा बोलता है, मैं भी इसे नहीं जानता, इसका मतलब ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, इसके बावजूद भी इसने इतने टाइम के अंदर अपना प्रमोशन कर लिया, यानी इसका मतलब ये बहुत शानदार है। इसी टाइम पर हम देखते हैं इन दोनों बंदों के साथ में जो तीसरा बंदा है वो मोशन है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसे लगातार याद आ रहा है कि इसने सुनैन से क्या वादा किया था। इसी टाइम पर सुनैन मोशन को देखता है और फिर कहने लगता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरे साथ शर्त लगाई थी, मैं तो तुम्हारा नाम भी भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है। लेडी बोलती है, इसका नाम है लिन मुशैन। सुनिन कहता है, तो तुम हो ली मुशैन, तुमने मेरे साथ में शर्त लगाई थी, तुम अब उसे हार चुके हो, तो अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है। तुम्हें जल्दी से मेरे सामने झुकना चाहिए और मुझसे माफी मांगना शुरू करना चाहिए, जैसे कि हमारे बीच में शर्त लगी थी। ये सुनकर मुशैन का मुंह पूरी तरह से पीला पड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा डर चुका है। ये देखकर उसके जो बाकी साथी भी होते हैं वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है। तभी मुशैन धीरे से सुनैन तो दिखता है और उसे कहने लगता है, सुनैन तो तुम आ गए, मुझे तो पता ही था तुम वापस आ ही जाओगे। तुमने इस मिशन कंप्लीट करके ये प्रूफ कर दिया है कि तुम्हारी पावर हमारे बराबर है, तुम्हें बेकार में एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। सुनैन कहता है, ल्यू मुशैन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब तुमने आगे से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी, और इसके अलावा जिस दिन मैंने इस मिशन को सिलेक्ट किया था उस दिन भी तुमने ही आगे से मुझसे आगे शर्त लगाई थी, तो अब तुम किसी भी कीमत पे इससे पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। मुशैन कहता है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनैन कहता है, हाँ ज्यादा तो हो चुका है तुम्हारी तरफ से, तुमने जो कहा है उस बात पे टिको, मैंने पहले कहा था अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अब ये सुनकर मुशैन गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वो कहने लगता है, बस बहुत हो गया, अब लगता है तुम्हें खत्म ही करना पड़ेगा। मैं इतनी देर से तुम्हें प्यार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो, तो अब तुम मरोगे। ये कहते वो सुनैन के ऊपर एक जोर से टक्कर देता है। सुनैन कहता है, वहीं रुक जाओ वरना इसका तुम्हें बहुत पछतावा होगा, लेकिन मुशैन रुकता नहीं है। तभी सुनैन उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी टाइम पर मुशैन के चेहरे पर काफी डर दिखने लगता है, उसे पता है अब उसकी क्या हालत होने वाली है, और फिर वैसा होता भी है। सुनैन जोर से उसके पेट पे एक लात मारता है और फिर उसकी पीठ पे लात मारकर उस जोर से पटक देता है, और फिर एकदम एंड में उसके हाथ के ऊपर एक जोर से लात मारता है, जिसके साथ ही मुशैन के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। उसके साथ में जो बंदा होता है वो जोर से कहता है, लड़के तुम वहीं रुक जा। सुनैन कहता है, ये तुम मुझसे कह रहे हो, जब इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। ये बंदा बोलता है, उसने गलत किया, मुशैन को सजा मिलेगी, उसने तुम्हारे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अटैक करके काफी बड़ी गलती की है, लेकिन उसके लिए तुम खुद सजा नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूल के हिसाब से उसे अलग सजा दी जाएगी। सुनैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर एकदम पागल हूँ? ये लड़का मूनलाइट स्टेज पर है और मैं स्टारलाइट स्टेज पर, इसने मुझ पर अटैक किया, क्या तुम्हें लगता है मैं इसके अटैक के बाद में इस काबिल बचता कि इसे किसी भी तरह की सजा दिला पाता? और मुझे नहीं लगता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कंप्लेंट करने के बाद भी स्टारलाइट स्टेज कल्टिवेटर के कहने पर मूनलाइट स्टेज के एक कल्टिवेटर को किसी भी तरह की सजा दी जाएगी। ये कहते सुनैन अपने पाँव को उसके हाथ के ऊपर से खिसकाकर मुशैन के सर के ऊपर रख देता है। मुशैन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, रस्सी जल गई है लेकिन बल भी बाकी है। वो गुस्से में उससे कहने लगता है, तुम मेरे हाथ से मरोगे, एक बार छोड़ो मुझे। ये सुनने के साथ ही सुनैन को एक और बहाना मिल जाता है। वो कहने लगता है, सुन रहे हो तुम, ये मुझसे क्या कह रहा है? ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मैं एक नॉर्मल सा स्टारलाइट स्टेज का कल्टिवेटर हूँ, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तुरंत ही मुझे मार देगा, इसलिए मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ये कहते सुनैन हंसने लगता है और फिर मुशैन के सर पर अपने दोनों पांव से एक साथ लात मार देता है, जिसके साथ ही मुशैन का मुंह बहुत जोर से टकराता है, चारों तरफ से खून फैल जाता है। इसके साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक बंदा मर गया। ये देखकर सबके सब बहुत चौंक जाते हैं। ये लेडी भी कुछ भी नहीं बोल पाती। ये देखकर मुशैन के इस दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये सुनैन से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बंदे को मारने की? मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें इस तरह का अटैक नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए बंदा सुनैन के ऊपर एक जोर से अटैक करता है, जिस सुनैन मेडिसिन डॉच कर लेता है और फिर इसके ऊपर कोई अटैक करने वाला होता है तो ये बीच में ये लेडी आ जाती है और इन दोनों को अलग करते हुए फाइट को रोकने की कोशिश करती है। ये बंदा बोलता है, नहीं मैं रुक नहीं सकता हूँ। मिस जाओ, आपने देखा इस लड़के ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बंदे को मार दिया। इस लड़के ने हम में से एक को मारा है, इसके बावजूद भी आपसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। लेडीज कहती है, मैं उस टाइम पर यही थी जब ये फाइट शुरू हुई थी, मैंने अच्छी तरह से देखा था। मुशैन ने आगे बढ़कर सुनैन के ऊपर अटैक किया था और सुनैन अगर उसे रोकता नहीं तो उसे मार देता, इसलिए सुनैन ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। यहाँ पर मुशैन की गलती थी, या तो उसे पहले शर्त नहीं करनी चाहिए थी या फिर सीधे माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने इन दोनों चीजों करने के बजाय अटैक करना सही समझा, इसी की उसे सजा मिली है। ये उसकी पनिशमेंट है। अब क्योंकि मुशैन मर चुका है तो यहाँ पर किसी भी गलती नहीं है। अगर अब तुमने सुनैन के ऊपर या फिर किसी भी और के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इसे तुम्हारी गलती माना जाएगा और तुम्हें भी अलग से पनिशमेंट मिल सकती है। ये बंदा बोलता है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
मोशन ब्लैक वुल्फ टीम का एक मेंबर था, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसे कातिल को सजा दिलवाई सकता हूँ। आप कुछ भी बोल के इस लड़के को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। जाओ कहती है मैं कर सकती हूँ, मैं खुद भी फेरी फिमिक्स टीम की मेंबर हूँ, इसलिए यहाँ पर किसको प्रोटेक्ट करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से पीछे हट जाओ। ये सुनने के बाद में अब इस बंदे के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही गुस्से में पीछे हटते हुए कहने लगता है, लेडीज आओ, अभी तो आपने इस लड़के को बचा लिया है, लेकिन आप जब तक लंबे टाइम तक इसके साथ में नहीं रहेंगी, कभी न कभी मुझे ऐसा मौका मिल जाएगा जब ये लड़का अकेला होगा, तब मैं इस पे अटैक करके इसे खत्म करूंगा। सुनियान तुम अच्छी तरह सतर्क रहना, तुम्हारी मौत काफी खतरनाक होगी। अभी तो हम यस जा रहे हैं, लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे। ये कहते हुए ये कल्टिवेटर और इसके साथ का जो एक और बंदा होता है, ये दोनों यहाँ चले जाते हैं। यहाँ से हम रात का सीन देखते हैं। सोनेन अपने घर पहुंच चुका है, उसने अपनी नई यूनिफॉर्म पहन रखी है। इसे पहने हुए वो अपने घर में बैठकर आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है किस तरह से खुद को स्टाइलर स्टेज से मूनलाइट स्टेज पे लेके जा सके। कुछ देर तक ऐसे लगातार कल्टिवेशन करने के बाद में सोनेन को फाइनली इसके अंदर काबिलियत मिल जाती है। उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज लाइट निकलती है, जिसके साथ ही उसे अपने आसपास में एक अलग दृश्य दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है वो बादलों के ऊपर है, चांद उसके एकदम पास है और चांद के सामने एक पेड़ है जिसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। यहाँ पर इस सीन का एक बहुत ही अलग मीनिंग है जिसे सुनैन तो नहीं समझ पाता, लेकिन यूटियन समझ जाती है। वो चौंकते हुए कहने लगती है, सुनैन बहुत अच्छे, तुम्हारा कल्टिवेशन एकदम ब्रेक थ्रू होने वाला है, तुम्हारे अंदर